और ऐसा लग रहा था कि आज के लिए तो मेरे पास छोड़ दो, मतलब वो आज के लिए तो मेरे पास रह जाते हैं यहीं। और कॉफिन में थे, तिरंगा था, दो दो तिरंगे, एक ऊपर लिपटा हुआ था, एक अंदर था, उसको निकाल के ज़्यादा रिचुअल्स हमें नहीं कराया गया वहाँ सारा। फिर उनको बोला गया वहाँ से लेकर थोड़ी देर के बाद उनको वहाँ से फिर गांव से लेकर जहाँ नदी है, हम लोग वहाँ बैठते थे उसी रास्ते पे, फिर उनको ले जाया गया नीचे जहाँ हम लोग हमेशा टहलते थे। हम लोग साथ जाते थे, आज वो अकेले जा रहे थे और हम लोग कुछ नहीं, हेल्पलेस। और उनका शरीर आप देखते ना, जो गोली बुलेट लगी थी वो सीने पे थी, कंधे पे थी, उनका पैर चित्थड़ा उड़ गया था नीचे पैर का, मतलब 5-6 गोलियां मैंने देखा उनके। और बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे लगा एक बार बोल देते ना, बच्चे इतने छोटे कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब सब खत्म हो गया ऐसा लगा। उसके बाद फिर सारे रिचुअल्स होकर हम जब आ गए, मतलब वहाँ के बाद फिर हमें ना तिरंगा सौंपा जाता है ना, तब ना वो जो सूबेदार होते हैं, एक स्टार था उनका, वो आए और बोले कि हम लोग ना तिरंगा नहीं जलाते बेटा, ये तिरंगा आपका है। और उस वक्त मैंने वो तिरंगा लिया ना, तो वो एक अलग गर्व था। और एक निशानी ना, अभी तक उनके शरीर की एक ही निशानी जो अभी तक हम लोगों के पास है, और वही स्मेल से हम लोग उसको धोए नहीं हैं। और मुझे लगता है ये दोनों बच्चों के लिए एसर्ट है। आज मेरे पास ये दोनों है, जब मैं नहीं भी रहूँगी तो ये दोनों बच्चों का एक एक तिरंगा पापा के याद का रहेगा। इनको कौन सी चीज का खौफ होता है? ये किससे डरते हैं? अरे डर इससे डरता है, खौफ इनसे डरता है। जब सामने दुश्मन की गोलियां चलती है ना, ये गोलियों के सामने दौड़ते हैं। इनको कोई डरा ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं आज ये एपिसोड में राष्ट्रीय राइफल्स के वो जवान जो शहीद हुए थे। तो पहले मैंने सोचा कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे साथ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सर्च करना इंटरनेट पे, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान किस मिट्टी के बने हुए होते हैं, क्या जज्बा लेके दौड़ते हैं ये लोग। इसकी रचना करीबन 1990 में हुई थी। खास करके ये एक स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है इंडियन आर्मी की। इसका मेन मकसद है इंसर्जेंसी के अगेंस्ट लड़ना, टेररिज्म को खत्म करना। इनकी ज्यादातर फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड होती है। 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र, 1508 सेना मेडल, इतने मेडल ये फोर्स लेके आई है। ये ना कि सिर्फ टेररिज्म को खत्म कर दी है, लेकिन ये जहां पे भी पोस्टेड होती है वहां के आसपास के लोकल पॉपुलेशन में कैसे उनका भी डेवलपमेंट करे, ये प्रमोट करते हैं। उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है ये फोर्स। इनकी करीबन 5 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स होती है। रोमियो फोर्स, डोडा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। इनका फेवरेट वेपन होता है AK-47। ये काफी इफेक्टिव होती है अपने एम्यूनिशन को चलाने में या प्रिजर्व करने में। तभी तो इनका स्लोगन है, एक गोली एक दुश्मन, यानी कि 1 शॉट 1 किल। और ये RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स का मोट्टो है, स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। ये राष्ट्रीय राइफल्स की मैंने शुरुआत में इसलिए बात की क्योंकि मेरी बात जिस गेस्ट से हो रही है, ये हालांकि दूसरा एपिसोड है। इसका पहला एपिसोड की लिंक इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। ये एपिसोड में बात हो रही है जया प्रभा महतो, जिनके हस्बैंड 5 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड थे। ये जब 30 साल के थे ना, तब ये शहीद हो जाते हैं। 30 साल क्या होती है उम्र? 30 साल में तो और नए नए सपने होते हैं और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और ये जया की शादी को तो सिर्फ 7 ही साल हुए थे और उसकी गोद में 2 बच्चे होते हैं, एक 3 साल और 5 साल। ये बात मैं कर रहा हूँ 2004। जया की शादी वो सिर्फ करीबन 15 साल की थी, 10वीं में पढ़ रही थी, तभी हो जाती है ये लांस नायक राजकुमार महतो, जिनकी मैं अभी बात की। और जया की हमेशा पढ़ने की जिद
और राजकुमार महतो की उसको पढ़ाने की जिद। ये दोनों जिद के वजह से ना यूनिवर्स जया को, वो 2004 से लेके अगर फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो आज जया झारखंड गवर्नमेंट स्कूल में एक साइंस टीचर है। उसका एक बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। ऐसी कहानियाँ कहाँ सुनने को मिलती है। मैं चाहता हूँ ऐसी कहानियाँ वायरल हो, और वही पर्पज़ है मेरा जज्बा पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट में मैं सिर्फ 2 पहलू पे बात करूँगा। पहला, कैसे जया ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जब उसकी गोद में ये 2 बच्चे थे, वहाँ से लेके अभी उसकी झारखंड में साइंस की टीचर अभी वो जो है वहाँ तक की जर्नी। और दूसरा, ये लांस नायक राजकुमार महतो, हम उसकी शहीद की भी कहानी की बात करेंगे। जब जया खुद ये पॉडकास्ट में उसका वर्णन करती है कि कैसे उनको कहाँ कहाँ बुलेट लगती है, उसकी वीरता की भी बात होगी। शुरू करते हैं। जया जब शादी करके अपने घर जाती है तो वो अपने ससुराल के बारे में कुछ बताती है। मिट्टी का घर देखकर मुझे लगा कि यहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। मुझे मिट्टी का कोई काम नहीं आता है। मिट्टी के घर में जैसे अभी दीपावली होगा ना, तो अभी दुर्गा पूजा से ही आपका काम शुरू हो जाएगा। खेत से मिट्टी लाया जाता है, एक लाल मिट्टी, एक काला मिट्टी, अलग अलग टाइप के मिट्टी होते हैं। उसको पहले एक लेयर किया जाता है, वो 4 दिन लगता है उसको करने में। सारे घर में नीचे ऊपर वॉल, आप समझ सकते हैं हाथ से करना है, कोई मशीन नहीं है। इसी के टाइम पे आपके फसल पके हुए होते हैं, तो आपको क्या है ना कि फसल भी काटना है, क्योंकि ज़्यादा दिन आप रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा या झड़ जाएगा। तो आपको फसल भी काटने हैं, आपको घर पे भी इस तरह के काम करने हैं। तो सुबह आपको उठ के 3 बजे 4 बजे जो मैं पढ़ती थी, अब यहाँ सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आपको ये घर के काम करने हैं। तो मैं 10th के बाद जैसे आई ना, 5 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया था 10th का। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत खुश, पास हो गई। पहले तो मैट्रिक पास होना ही बड़ा मुश्किल था, पास हो गई, मिठाई बांटे ये वो। पर मेरे ससुराल वाले को पसंद नहीं कि अब ये पढ़ाई करे, आगे पढ़े, है ना। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, ये तो पढ़ेगी और मैं सपोर्ट करूँगा। तो मेरे हस्बैंड भी ना उस घर में पढ़ाई के लिए या अपनी शौक़ के लिए हमेशा लड़े हैं। और बहुत अच्छा वो फुटबॉल प्लेयर भी थे, तो उनको फुटबॉल का बहुत शौक़ था। तो पैसा नहीं देते थे पापा, तो वो क्या करते थे ना, पापा के पॉकेट से पैसा निकाल कर खेलने चले जाते थे। और जब लौटते थे तब वो सच बोल देते थे कि मैंने आपके पॉकेट से जाने के लिए पैसे निकाला। बेशक उसके बाद वो फुटबॉल की तरह खुद किक उनको मिल जाता था, पापा मार देते थे कि, है ना। तो मेरे हस्बैंड की जिद और मेरी भी जिद। और मैं जब काम करती थी ना, तो मुझे लगता था कि मेरा जनरेशन जो आया है, मेरे बच्चे जो हो वो भी पढ़ें और हमारा स्टेटस आए थोड़ा ऊंचा, तो हम उठे तो सही इससे। अब मेरे हस्बैंड का सोच वैसा भी नहीं था कि हम काम करें, मुझे ऐसा नहीं था कि वो नौकरी करें। उनका ये सोच था ना कि मेरे बच्चे बोले कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, मतलब इतनी पढ़ी है। तो वो विज़न था मेरे हस्बैंड का। और जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब खेती बाड़ी का दिन आता है ना, जब हमारे यहाँ रोपा होता है बरसात के समय पे, और उस वक्त आपको ना मैनुअल सपोर्ट बहुत चाहिए, यानी हैंड्स और चाहिए। तो मेरे कॉलेज के लिए एब्सेंट होना पड़ता है, मतलब हमको आज नहीं, लेकिन मेरा साइंस था, प्रैक्टिकल्स होते थे। और मेरे हस्बैंड जब छुट्टी आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं छूटना है, ये कॉलेज जाएगी। तो मेरे ससुर बोलते नहीं, रोपा कौन रोपेगा। तो हमारे यहाँ ना खेत में जैसे जुताई जेंट्स करते हैं, कोड़ी या कुदाल चलाते हैं, और लेडीज़ रोपा रोपती हैं, धान काटती हैं, धान मिसती हैं, घर का काम करती है। ये जेंट्स रोपा नहीं रोपते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि ये कॉलेज जाएगी और इसके बदले में ना मैं रोपा रोपूंगा, मतलब ये नहीं जाएगी। ये मतलब पापा से ऐसे लड़ते थे। और उन लोगों का लड़ाई देख के मैं सोचती थी छोड़ दो यार, मुझे ही नहीं पढ़ना, मुझे ही नहीं जाना, मैं ऐसे हो जाती थी। फिर मैं बीच में पढ़ के, मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट। इवन हम ना हमारा शादी का 7 साल ही हम लोग साथ रहे हैं। और आप सोचो कि छुट्टी जब वो आते थे तो 3 महीने होते हैं साल के, आपको छुट्टी मिलती है 3 महीने ही। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हम साथ रहे हैं, 3 महीने ही तो रहे हैं साथ साल के। एक साल में सिर्फ 3 महीने ही छुट्टी मिलती है फौज से। को जब हाँ। फौज से थे तब जी। साल में वो 3 बार एक साथ इकट्ठा नहीं, ये आप ब्रेक करके आओगे। तो हम लोग ऐसा प्लान करते थे कि एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख तो लें, 3 महीने में एक बार तो देख लें, ऐसा हम लोग प्लान करते थे छुट्टी का। तो कभी 8 दिन हो गए, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन, हाँ, कभी महीने भर की। अगर कोई फैमिली फंक्शन है, किसी की शादी है या कुछ है, तो उस तरह से वो आते थे। तो हम लोग रहे क्या, हाँ, हम लोग तो मुश्किल से अगर एक दूसरे के साथ रहना, फ़ोन का ज़माना नहीं था कि आप वीडियो कॉल कर लो, देख लो एक दूसरे को।
तो आपको हमारे साथ कितना रहा, हम मुश्किल से 3 साल रहे होंगे। और NSG में एक बार पोस्टेड थे तो 2 महीने के लिए मैं उनके पास गई थी, तो वो 2 महीने में एकदम गोल्डन पीरियड, एक दूसरे को बहुत हम लोग टाइम दिए। अदरवाइज तो हम लोग का ना अपने ही घर में ना हम लोग हस्बैंड वाइफ रहते हुए एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। मतलब मैं क्या बोलूँ कि हम लोग कोर्टशिप में ही रहे। ऐसा था ना, हाँ, वो जमाना भी या वो रीति रिवाज भी ऐसा था ना, हस्बैंड वाइफ से उस तरीके से नहीं। हाँ, आप नहीं बैठ सकते, जैसे हम लोग हंस नहीं सकते हैं साथ में बैठ के, आप मतलब एक डिस्टेंस में रहेंगे। दिन में तो एकदम ही आपका ना, एक हस्बैंड वाइफ है तो आप खेती में रहो, अरे भाई मेरे हस्बैंड इतने दिन में छुट्टी में आए हैं, मुझे बात ही करने दो ना, हम लोग बात ही कर ले, बैठने भी नहीं मिलता था। मतलब इवनिंग वॉज योर, वो भी आपको 8-9 बजे के बाद आपका है, जब आप बैठ के शांत मन से एक दूसरे को देख भी सकते हो, बात कर सकते, छू सकते हो। मैं तो वो सोचती हूँ कि तो ना हम लोग क्या करते ना, मेरे हस्बैंड 1 साल तो देख लिए कि ये लोग हम लोग को समझेंगे नहीं। फिर क्या करते ना, जब छुट्टी आते, बाकी तो मैं हूँ ही ससुराल के लिए, मायके में जाना आना, लेकिन जब मैं छुट्टी आऊँगा तो मुझे कॉलेज छोड़ने के बहाने ना मैं क्लास करती और ना ही हम मेरे क्लास के बाद, यानी कि अगर प्रैक्टिकल्स है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं 2 क्लास 3 क्लास करके मैं बंक करके एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम दोनों शहरे घूमते, पार्क में बैठते। मतलब हस्बैंड वाइफ है बट हमारे पास प्राइवेसी नहीं है, इसलिए हम बाहर घूम रहे हैं। जया जब अपने मायके में थी तब उसके पिताजी कभी भी खेत में इन्वॉल्व नहीं करते थे, वो कहते थे तुमको पढ़ना है। तो मैंने ऐसे ही जया को पूछा कि जब आप ससुराल में गए थे, सो आई वॉज मोर क्यूरियस कि क्योंकि जया के मायके में तो पक्का घर था, यहाँ पे मिट्टी के घर थे, और कौन कौन से ड्रास्टिक चेंज आ गए थे जब उसकी शादी हो गई थी उसके बाद। आप सुनना चाहोगे? क्योंकि ये कहानी में ना 2 एक्टर है, एक हीरो राजकुमार महतो जिसकी हम बातें आगे भी करेंगे, अभी तो हम उनकी शादी की बातें कर रहे हैं, और दूसरी वो है जया प्रभा महतो, यानी कि दूसरी वीर नारी जया प्रभा महतो। तो हम जया की भी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ ना, क्योंकि घर ही नहीं मुझे समझ में आता था। अगर मैं घर से निकल जाती थी ना पानी लेने के लिए भी कुएं से, तो जो हम लोग का जो पतीला होता है, डेगची होता है बड़ा बड़ा, वो सर पे रख के हम पानी लाते थे, तो मेरा सर ना हिलता था, कांपता था, क्योंकि लोड हम कभी ढोए नहीं है ना उस तरह से। लाने के बाद मैं सोचती थी घर कौन सा है, घुसना किधर है। सारे घर तो मुझे एक जैसे लगते थे। तो मेरे घर में बड़ा बड़ा बांस का पेड़ था, मैंने उससे ही उसको लैंडमार्क बना लिया था कि यहाँ आने के बाद ये बांस दिखता है। उसके बाद क्या होता था ना, जैसे हमारा घर के बाद जो गोबर होते हैं ना गाय के, वो गोबर लेकर आपका गोबर जमा करने का एक अलग जगह होता है, वो थोड़ा हमारे घर से निकल के था। मम्मी के यहाँ है ना सब कुछ इजीली, मतलब घर से निकलो 2 कदम घर के बगल में ही हमारा हर चीज़ था। कुआं भी घर पे था, है ना, कभी मोटर, हमारे घर में ही कुआं था, घर में ही मोटर लगा था, बाथरूम था, टॉयलेट था, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ बाहर था। अच्छा, सब बाहर था। मैंने सिर्फ उनको पूछा आपका रूटीन कैसा था, मतलब कितने बजे उठते थे ससुराल में, क्या था वो रूटीन आपका? सुबह में हम लोग वही 4 बजे सुबह का हमारा रूटीन होता था, और अभी तक हम लोग ना, हम तो वही देखते थे ना, जैसे हमारा फ्लावर मिल भी है, बट ढेकी आप जानते हैं? ढेकी, ये ढेकी होता है ना जिसमें पैर से हम लोग क्या, एक लकड़ी का पट्टा होता है, वो आगे की तरफ लोहा बंधा रहता है उसके मुंह में, और पैर में आप दबाओगे ना तो ऊपर उठ जाएगा, फिर पैर छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। उससे चावल, हम लोग ना धान से चावल अलग करते हैं, तो वो ना घर घर में होता था। तो हम लोग का सुबह का रूटीन होता था, सुबह उठते ही हम ढेकी कूटेंगे पहले, और कितने बजे उठेंगे आप? 3:30 साढ़े 3 वहाँ उठोगे आप? हाँ, और हम लोग ना 5 बजे तक ढेकी कूटेंगे। 3:30 उठ के तुरंत ढेकी, मतलब ढेकी में क्या पैर चलाना है? जी जी जी, चढ़ना है और ऊपर नीचे करना है। हाँ, पैर में ना जैसे दबाओगे आप, अगेन यू विल रेज योर लेग, ऊपर उठाओगे, दबाओगे, उठाओगे, दबाओगे, उठाओगे, और दबता नहीं है, आपका वजन जाना चाहिए, आपको उसमें वजन डालना होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारा ये अभी कंप्यूटर लैपटॉप का की है कि मैंने ऐसे दबा दिया हो गया। 3:30 से 5 ये काम करते हैं। हाँ, और ना दोनों लोग मिल के करोगे तो और जल्दी होता था। मैं 2 पैर जाएंगे ना उस पे तो भारी होता था, तो ढक ढक ढक, एक आदमी आगे बैठता है, वो हाथ डालता है उस वाले पे। ये प्रक्रिया अब तो खत्म है ढेकी की। फिर खाना बनाना है,
खाना बनाते बनाते हम लोग मतलब 6 बजे तक हमारे घर के सारे काम, मोस्टली 7 बजे तक घर के सारे झाड़ू हो गया, हमारा गोबर से ही लीपना होता है ना घर, वहाँ 2-4 रोज में लीपते हैं, अदरवाइज झाड़ू करते हैं। आंगन बड़ा होता है, गोबर की सफाई करोगे, उपले बनाओगे, तो ये हमारा डेली रूटीन है। पानी लाओगे, घर में पानी लाओगे, दूसरे के कुएं से जाकर लाना होता है, कॉमन कुआं होता है, या पीने के लिए हम थोड़ी और अच्छे कुएं से लाते थे जो थोड़ा रेज होता है ना, क्योंकि बहुत दूर होता था सारा पानी, तो दूर होता है ना, थोड़ी दूर पे जाना पड़ता है, पैदल जाना होता है। हाँ पैदल जाना है, मतलब उतना दूर नहीं कहूँगी, बट आपको वो निकल के लगभग आपको 50 कदम तो जाके आगे आना पड़ेगा। तो जाके वो लेके आओगे फिर? हाँ, कुआं से पानी भरोगे, पानी लेकर आओगे, तो हस्बैंड आने से मुझे बहुत सपोर्ट हो जाता, वो मेरे साथ साथ में पानी ला के देते, तो ये भी घर वाले को पसंद नहीं है ना कि वाइफ के लिए इतना काम कर देता है मेरे साथ साथ, मतलब वो ना हर काम में, अगर मैं खेत भी जा रही हूँ तो साथ में चले गए, भले वो बैठे हैं, वो नहीं कर रहे हैं लेकिन बैठे रहेंगे, तो वो एहसास या साथ देना ना वो बहुत खलता है। मतलब कि वो घर में भी मुझे तो ऐसा लगा कि अगर हम कहीं भी रहें, अगर साथ रहे ना, तो काम नहीं लगता है, अच्छा लगता है, मतलब साथ मिल जाए ना तो मुझे लगता है कुछ भी काम हम कर सकते हैं। तो उस तरह का खेत का हमारा सुबह का 7 बजे तक हम खेत पहुंच जाते थे, और खेत में फिर दिन भर हम काम करते, और फिर वहां से शाम को 5 बजे वापस। 5 बजे फिर कब जाते थे? नहीं जाते थे ना, जब खेती के टाइम पे नहीं जाना पड़ता। वो समझा। हाँ, बंक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं है तो नहीं जाते थे ऐसे। और अगर कॉलेज भी जा रहे हो ना आप, तो जिस दिन कॉलेज जाना हुआ उस दिन तो थोड़ा सा घर में सबको पसंद नहीं रहता था, कॉलेज जाते थे, और फिर मेरा मायके बीच में है ना, जो रूट मायके होकर मुझे जाना, तो मैं थोड़ा वहाँ भी चली जाती, तो कभी मायके का ये नहीं हुआ। और ज़्यादातर कोशिश करते, जैसे एग्ज़ाम है तो मायके में, तो ये सपोर्ट मिला, ससुराल से भी मिला, क्योंकि इतना हस्बैंड का बोला हुआ था ना, तो एग्ज़ाम है तो पढ़ाई के लिए कुछ नहीं सुनते हैं मेरे हस्बैंड हमेशा आपका स्टैंड लेते थे जब एकदम पढ़ाई के मैटर में। सब अच्छी आदतें रही, सबको समझ में आ गया था कि पढ़ाई के लिए हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो खेती का कुछ भी हो या और कोई भी, ये जाएगी बराबर। लेकिन ना गांव में ऐसा है कि आपको फ्री नहीं रहना है, बहू है ना, तो झाड़ू बनाएंगे हम खुद ही, और ये क्या बोलते हैं वो जो बिस्तर होता है ना, नहीं रह सकती। हाँ, गांव में बहू ने, और ऐसा अभी भी वो हो जाते हैं ना कि वो फ्री रहना भी नहीं चाहते हैं, मतलब वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव करते रहें, तो वो लोग ना उसको दूसरे वे में लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है ना, हम फ्री हो तो हम कुछ पढ़ ले, हम वो सोचेंगे ना कि कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले, हम पढ़ना है मुझे। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि वो जो बिस्तर होता है, गेंदरा होता है, लेदरा होता है, वो सिलते हैं, पुराने कपड़ों को अंदर डालते हैं, फिर उसकी सिलाई करेंगे। जब खेती नहीं होगी ना तो इस तरह के बहुत सारे काम आ जाएंगे। और नदी है ना BIT के बगल में, तो वहाँ ना गर्मियों के पानी मिल जाता था, तो सब्जियाँ उगाते हैं, और सब्जी हमारे यहाँ क्विंटल से निकलते हैं, 50 kg 100 kg ऐसे। और गोंगरा होता था, नेनुआ होता था, कद्दू होता था, और ये लोग उतना तो खाएंगे नहीं, बेचना होता था। बराबर। तो बेचने के लिए भी सासू माँ जाती थी, और मेरी जेठानी भी जाती थी बेचने के लिए, तो मेरे लिए भी कभी कभी टोकरी लगाती थी। तो मैं बोलती थी ना, सुनो मैं बेचने नहीं जाऊँगी, मैं मेरे नैहर वाले वहाँ खरीदने आएंगे और मैं तो फ्री में डाल दूँगी। तो हंसते लोग कि ठीक है, लेकिन मुझे बोलते ज़रूर थे, पर मैंने ना बोला कि नहीं, मैं खेत में काम कर दे रही हूँ, मैं बेचने नहीं जाऊँगी। तो माँ लोग जाती थी, बहुत बार कोशिश किया मुझे, बट ससुर जी भी थोड़ा सपोर्ट करते थे, नहीं बहू है ये नहीं जाएगी। बट बड़ी दीदी तो जाती थी, बड़ी वाली जेठानी तो जाती थी। फिर मेरे ससुर जी को बीच में कैंसर भी हो गया, डिटेक्ट हुआ कैंसर, और ससुर जी उससे पहले मेरे पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और मैं ना प्रेग्नेंट जब थी ना, वो मेरा बहुत ये लाइफ रहा मेरा, मतलब वो लाइफ मैं कभी नहीं भूलती हूँ। हमारा फर्स्ट बेबी हम लोग कंसीव मैंने किया था इंटरमीडिएट, मतलब फाइनल ईयर में, 12th के फाइनल ईयर में। तो मुझे ना, जैसे मैं 12 में थी, और मुझे ना था कि अभी हम लोग को बच्चा नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैं तो पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो कम से कम ग्रेजुएशन वाले ये पे रहे। पर मेरे हस्बैंड को, हम लोग को था कि अगर मुझे कुछ हो जाता, वो मुझे बोलते तुम अभी नहीं समझती हो, लेकिन मैं कुछ हो जाएगा ना तो तुम किसके सहारे रहोगी, एक बच्चा होना चाहिए। अब आई बात कि बताएगा कौन घर में,
ये भी एक बड़ी बात है। मैं बोली मुझे नहीं बताना है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। अब इनका ना पोस्टिंग सियाचिन में आया, तो सियाचिन में आप घर नहीं आ सकते, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। वो 6 to 8 मंथ का होता है पोस्टिंग। अब सोचो 3 महीने में मैं स्लिम ट्रिम हूँ अभी, हाँ हाँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा ही नहीं है। मतलब कि मैं ये मतलब सोचो फर्स्ट प्रेगनेंसी, मैं आज तक उसको बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को, उसको याद करके। बट ना फौजी लाइफ, फौजी वाइफ कैसे टफ हो जाती हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं ना कि खुद ब खुद आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने हस्बैंड के लिए खड़ा होना पड़ता है कि वो आएंगे, तो फिर ना आप मजबूत होते जाते हो। तो दोनों घर में मेरे हस्बैंड ने बातें बताई कि ऐसा है कि ये प्रेग्नेंट है और मेरी पोस्टिंग आ गई है सियाचिन, तो मैं तो नहीं रहने वाला अभी, तो लेकिन मैं डिलीवरी तक आ जाऊंगा। इनका 4 फरवरी डेट है, तो मैं फरवरी में छुट्टी लेकर डिलीवरी तक आ जाऊंगा, उससे पहले ही मैं आ जाऊंगा। बीच में मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, ये बात कंफर्म हो गया कि ये नहीं रहेंगे। तो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर केयर तो आप लोगों को करना है, तो आप लोग केयर कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता था, तो फ़ोन पे तो बस हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते थे। और सियाचिन का जो फ़ोन होता था 1 वे होता था, या तो वो हमसे बात कर रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ तो वो सुन रहे हैं। अगर हमने टोक दिया तो फिर वो कनेक्शन ख़त्म। तो इस तरह की बात होती थी ना, वो जहाँ से होती थी। और वो वाला जो फ़ोन वहाँ से आता है, वो सब फ़ोन उतना प्राइवेसी नहीं होता है, आप बात उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ना इस तरह मतलब लड़ भी नहीं सकते हैं। लड़ने के लिए 2 वे चाहिए ना, कि आप पूरा बोलो फिर मैं उस पर क्रॉस करके लड़ूँ आपसे, तो वो नहीं हो सकता है। तो कभी आ गया 15 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसे आंटी के यहाँ बगल में घर में फ़ोन आता था लैंडलाइन पे, तो हम ऐसे बात कर लेते थे। पर मेरे हस्बैंड को ये था कि दोनों घर परिवार तो मेरा ख्याल रख रहा है, तो हॉस्पिटल वगैरह का भी सोच के रखा, या मैं आ जाऊँगा। तो वो बोले थे ना कि वो 20-25 तक वो आ जाएंगे जनवरी में, तो मेरे पास इनफ टाइम है, मैं सोच लूँगा कहाँ ले जाना है। तो ऐसी बात हुई ऊपर से। अब क्या हुआ कि मेरी माँ ना घास काटने जाती थी गाय के लिए, तो एक आर्मी से रिटायर थे और वो MH से रिटायर थे, मिलिट्री हॉस्पिटल से। अच्छा। वो अंकल रिटायर थे। तो जो रिटायर थे ना, तो वो जब घास काटती थी तो वो पूछती थी मेरे बारे में, कैसी है वो। तो बोली थी कि उसका तो 9वां महीना चढ़ गया है, हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है। तो वो बोली आंटी के दिखाए इसको MH में, तो बोले कि नहीं दिखाया, तो जाके पूछो उसका कार्ड बना है क्या। तो हमसे आकर माँ बोली कि MH का कार्ड है, तो मैंने बताया नहीं, मेरा तो नहीं बना है। तो आंटी बोली है कि चलो तुमको दिखाने ले जाएंगे वहाँ। फिर आंटी के साथ में मैं गई थी वहाँ MH में, नामकुम में। फिर वहाँ वो बिना कार्ड का तो एडमिट लेंगे नहीं। अब मैं क्या करूँ, तब मैं बोली ना कि मैं उनकी वाइफ हूँ, बस मुझे प्रूफ करना है ना कि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो फिर उन लोग का अलग लेटर जो आता है ना, आइलैंड लेटर, जो एनवेलप आता था पहले का, जो आर्मी का, अभी भी उनका लेटर अलग होता है बिल्कुल, उसमें लिखा रहता है। वो आर्मी ही यूज़ करते थे वो लेटर, वो सिविलियन के नहीं उसमें करते थे। उनका अलग APO करके लिखा हुआ उनका लेटर आता था। उनमें उन लोग कार्ड, उनको टिकट लगाना नहीं पड़ता था, तो वैसा उनका बना हुआ रहता था। तो वो आया हुआ था, वो सारी चिट्ठियाँ लेकर, और मैं प्रेग्नेंट 9 मंथ की थी। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ कमांडेंट से कि सर आई एम सो एंड सो, माई हस्बैंड इज़ पोस्टेड इन सियाचिन। तो फिर वो लोग मेरे ना हालत देखकर और ये करके ना मतलब उस चिट्ठी से मेरे को मान गए। जनवरी में ही मैं एडमिट हो गई, 2 दिन पहले 18 जनवरी को, और मेरा बड़ा बेटा 20 जनवरी का है, और मैं 20 जनवरी को गौरव हो गया। और मेरे हस्बैंड आए 21 जनवरी को। तो 21 से 22 को आई थिंक, तो उनको तो लगा कि मैं आऊँगा, मैं सब करूँगा। वो सबसे पहले घर गए, क्योंकि फ़ोन का तो ऐसा था नहीं कि आपको तुरंत कर दे, फ़ोन तो उनके तरफ से आता था, हम लोग तो फ़ोन करते नहीं थे। वो जैसे वहाँ आए तो फिर उनको बता रहे, उनको तो MH में एडमिट कर दिया। MH में कैसे एडमिट कर दिया, मैंने तो कार्ड ही नहीं बनवाया है, तो वो MH में कैसे चली गई। अब MH में कैसे पहुंच गई, हाँ, एडमिट कैसे हुई, एडमिट कैसे हो सकती है। और वहाँ तो इतना रूल रेगुलेशन उनको खुद पता है, खुद फौजी हैं, तो हो ही नहीं सकता है, सोचते हैं बिना कार्ड का तो वो लेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। फिर
तब लास्ट में जब वो एकदम उनसे रहा नहीं गया, तुरंत से वो वहाँ से आए देखने के लिए, और हमारा जो सेक्शन था, हम जहाँ एडमिट थे वहाँ आए, और बच्चे को गोद में लेकर वही उस दिन आंख भर के उन्होंने बोला ना कि आज मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तुम उसका सॉल्यूशन अपने आप निकाल लोगी। ये मुझे पूरा बिलीव है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में तुम यहाँ पहुँच जाती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो फिर इस तरह से, और वो स्टेज मेरा बहुत इस तरह का ही रहा कि प्रेगनेंसी में भी मैंने ना अकेले उसको लाइफ को अकेले ही लीड किया, क्योंकि ना दोनों परिवार से मुझे कोई काउंसलिंग नहीं मिला जो मिलना चाहिए, सपोर्ट उस तरह का कि खाना पीना, डॉक्टर, और ऐसे। और हस्बैंड ने मुझे ऐसे देखे हैं जैसे मैं स्लिम ट्रिम हूँ, और जब मैं बच्चे को डिलीवर करती हूँ तब वो आते हैं, तो उन्होंने वो स्टेज को जो होता है ना पेरेंटहुड, दोनों मिलके दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों का रोल होता है, और मतलब वो नहीं था मेरे पास कि नहीं आए। फिर तो ये सेकंड टाइम पे वो आए थे, सेकंड में वो रहे, तो ये मेरा इस तरह से जर्नी चला। सेकंड प्रेगनेंसी में वो थे आप? हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में वो थे, तो वो सपोर्ट और वो कितना मैं रिलैक्स थी मुझे पता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में वो थे। और छोटे बेटे का भी हाइट, नाक, नक्शा सब पापा की तरह है, तो मैं बोलती हूँ ना ये कम खाया है इसलिए इसकी हाइट मेरे जैसे ही रह गया। और ये कौन सी क्लास में थे जब सेकंड प्रेगनेंसी? सेकंड वाले ना मेरा पार्ट 2 फाइनल ईयर 2001 अगस्त। बट आप 12th में ही थे? 12th नहीं 12 में गौरव है बड़ा वाला, 12th स्टैंडर्ड का फाइनल ईयर, और ये ग्रेजुएशन का है मेरा सेकंड बीएससी सेकंड ईयर। क्या बात है, आप बीएससी तक तो पहुंच गए थे तब तक? हाँ, बीएससी हो गया। फिर मेरे इसी बीच में मेरे ससुर जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और फिर मैंने ससुर जी के लिए रोज़ मैं उनके लिए खाना वगैरह लाना, हॉस्पिटल में सेवा करना। तो ससुर जी ने देखा ना मेरे ये सारे बिहेवियर्स, तो उनको लगा कि ना हमें यही लोग कर सकते हैं, मतलब बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। और इस तरह का उनको चेंजेस हुआ कि पहले लोग ना उनको गांव में कहते हैं कि ये छूत का बीमारी है, कैंसर हमें हो जाएगा, उनके फ्रेंड सर्किल आना छोड़ दिए। तो बहुत सारा ससुर जी को लगा, मेरे परिवार खड़ा रहा, मेरे अपने पापा ससुर जी के साथ हमेशा खड़े रहे, तो उनको वो लगा कि ये फैमिली है। हाँ, कि बहू भी इतना करती है, प्रेग्नेंट थी तो मेरे लिए इतना कि खाना लेकर आती है, सब कुछ करती है, रुकती है, सारा काम जो जेठ का वो मैं करती थी। तो उसलिए ससुर जी का भी जो है उनका व्यू, उनका दृष्टिकोण चेंज हुआ मेरे लिए। फिर मैं जब ग्रेजुएशन में की, मेरा रिजल्ट आया ना, तो लोग ना नीचे से ढूंढते हैं मेरा नाम, 3rd डिवीज़न में देख लो, 2nd डिवीज़न में। इवन मैं भी ना फर्स्ट का तो उम्मीद नहीं कर रही थी कि भाई नीचे से देखो मैं, और उसमें पेपर में आते थे ना रिजल्ट, पहले इस तरह का तो नहीं है, पेपर में आता था, तो लोग पेपर में नीचे से ढूंढते हैं कि अच्छा इसमें नहीं, अच्छा सेकंड में ही ढूंढते हैं, ऊपर तो देखना नहीं है। पर मेरा ना फर्स्ट में जब, हाँ फर्स्ट तो आऊँगी नहीं इतना काम करके, घर बच्चे और ये। तो फिर जब मेरा फर्स्ट डिवीज़न हुआ, फिर लोग गांव में फैल गया बात, अरे इसकी बहू तो ग्रेजुएट हो गई और साइंस लेकर पढ़ी है और फर्स्ट डिवीज़न की है। तो फिर और मेरे ससुर को बधाई मिला घर में, और अब मेरे ससुर बोलते हैं कि नहीं ये एमएससी भी करेगी, ये आगे भी पढ़ेगी। तो गांव में कितने ग्रेजुएट थे? कोई नहीं थे ना, बहू में तो कोई नहीं थे। आपके गांव की पहली बहू तो मैं थी, बेटी को तो पढ़ाते ही नहीं थे, बेटी की भी शादी तो ऐसे ही हो जाती थी ना। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड के बाद में जो एक इंजीनियरिंग किए थे ना बीआईटी से उनके दोस्त, उनकी वाइफ आई थी ग्रेजुएट बाद में, मेरी शादी के बाद। अदरवाइज जो बहू ने खुद से पढ़ के करना, तो आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट। मेरे इवन ना मेरे सास को भी मैंने चेंज कर दिया, हर तरह से चेंज कर दिया, इसलिए कि ससुर का तो जो सेवा हुआ तो उनको भी लगा, और मैं घर भी देख रही हूँ, हॉस्पिटल भी देख रही हूँ। अब वो घर में अब मुझे लोग समझते, मेरे हस्बैंड को समझते, हमारी फीलिंग्स समझते लोग। तो जब वो समझने लगे, घर रहने जैसा हो गया, तब ये नहीं रहे, वो हो गया हमारे साथ। मतलब जब आप सास बदल गई, हाँ, ससुर जी भी बदल गए, थोड़ा सा फैमिली को आपने ठीक कर लिया, हाँ, आपके एजुकेशन पे सबको और भरोसा हो गया, अब तो एमएससी के बाद आप ना जब कोई नहीं रहे, मैं नहीं समझा, तो आप बीएससी कर रहे थे? आप नहीं, मैं एमएससी में सेकेंड ईयर में थी, फाइनल ईयर।
और जब आप एजुकेटेड हो जाते हो ना तो लोग आपसे ना दूसरे वे में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे मेरा कोई अहमियत नहीं था जब मैं मैट्रिक पास उस घर में गई, लेकिन जैसे मैं ग्रेजुएट हो गई, लोग आपसे सजेशन लेंगे, लोग आपको ना जब बात करते हैं तो दूसरे तरह से बात करते हैं। तो वो जो आपको इज्जत मिलता है, ध्यान मिलता है, लोगों का रिस्पेक्ट मिलता है ना, वो मेरी सासू माँ समझ रही है, घर के लोग समझ रहे हैं कि वो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। बड़े लोग आएंगे, गांव के मुखिया सरपंच आएंगे, वो बात करेंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे। अब क्या हो गया ना, मेरा रोल चेंज हो गया घर में, दोनों घर में। मतलब घर का कोई काम करना है तो मुझसे एडवाइस लिया जाता, मुझसे पूछा जाएगा। अभी भी कहता हूं ना, हिम्मत चाहिए, ऐसा काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। जया बीएससी तो खत्म करती है, एमएससी की भी शुरुआत करती है, लेकिन मैं उनको पूछता हूं आपको कभी ऐसी मोमेंट नहीं आई थी कि मैं ये छोड़ दूं? उनके साथ हस्बैंड तो रहते नहीं थे परमानेंट, कभी सियाचिन या कभी अलग अलग जगह पे राजकुमार जी का पोस्टिंग होता था। तो ये घर के काम में भी जुड़ना, बच्चे तो इतने छोटे थे, तो फिर भी कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं छोड़ दूंगी? मैंने ये सवाल पूछा था जया को। आप सुनना चाहोगे? बने रहिए मेरे साथ। लिसन टू दिस करेजियस स्टोरी ऑफ जया एंड राजकुमार। नहीं, कभी नहीं। पढ़ाई को तो मैंने ना कभी नहीं छोड़ा। एक बार मैंने छोड़ने की कोशिश की थी, वो भी क्यों छोड़ने की कोशिश की, पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 में कि हमारे इधर ना ऑनर्स पेपर होता है एंड सब्सिडरी पेपर होता है। तो सब्सिडरी का मार्क्स ना ऐड नहीं होता है ऑनर्स पेपर में, तो हम उसके लिए उतना नहीं पढ़ते हैं। जब मार्क्स नहीं ऐड होता है तो यू हैव टू जस्ट पास मार्क लाना होता है। तो 35 वाज पास मार्क। तो मैं ना पढ़ रही थी और केमिस्ट्री में मेरा ब्रेक लग गया पार्ट 2 में, मैं फेल हो गई केमिस्ट्री में। और ऑनर्स पेपर में मोर देन 60% मेरे मार्क्स थे पार्ट 2 में। अब मैं हस्बैंड को बोली ना कि सुनिए ना, मेरा एक ब्रेक लग गया, अब मुझे नहीं पढ़ना, अब ना मैं चलूँगी आपके साथ। उसे मैं एनएसजी में ज्वाइन किया था दिल्ली। तो मैं बोली कि दिल्ली अच्छा है, मैं कभी गई नहीं हूँ और मैं घूमूंगी नहीं, अब तो रहूंगी आपके साथ दिल्ली में, आपके साथ रहना चाहती हूँ अभी। हाँ, तो क्योंकि आप पढ़ाई करते थे इसलिए आपको हस्बैंड से अलग रहना पड़ता था। जी, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो मैं तो हस्बैंड के साथ रहती, हो सकते थे। बिल्कुल। हाँ, और वो लाइफ बिल्कुल अलग लाइफ होता। मैं 7 साल में मैं मतलब लगता कि मैं 70 साल जी हूँ हस्बैंड के साथ, वो वाला आता। बट मैं पढ़ाई की वजह से मेरे हस्बैंड मुझे नहीं ले गए। ऐसा नहीं था कि उनको नया क्वार्टर मिला था, मैं 2 मंथ्स के लिए घूमने गई थी, तो एकदम नया सब कुछ। और सबकी लाइफ में देखती थी, हस्बैंड के फ्रेंड लोग भी तो वैसे ही ज्वाइन किए, सबकी फैमिली थी और सब चाहते थे। किसी की वाइफ पढ़ नहीं रही थी, सब कोई इंटर या मैट्रिक करके छोड़े हुए थे, कोई पढ़ने वाले नहीं थे। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जवान थे ना, सिपाही थे, तो सिपाही में तो लोग 19 साल 20 साल में भर्ती हो जाते हैं। तो वो भी जीवन साथी तो वैसे ही ढूंढेंगे ना, अपने से हाई क्वालिफाइड तो ढूंढेंगे नहीं, वो तो ढूंढेंगे ना मैट्रिक तक या इंटर तक। मैं जॉब भी करूंगा तो भी। हाँ, तो पढ़ना चाहिए। इवन उनके वहाँ सर्किल में भी कुछ बोलते थे, 1-2 को छोड़कर बाकी लोग कहते थे कि ले आओ, मतलब वाइफ को साथ रखो, है ना। तो लेकिन मैंने भी उस टाइम पार्ट 2 पे जब मेरा क्रॉस लगा ना, मैं फेल हो गई उस पे। तो मैं बोली ना, मुझे नहीं पढ़ना, अब छोड़ दो, अब साथ में रहेंगे और अब हम लोग भी अपना लाइफ वहाँ स्टार्ट करते हैं ना। आज तक मैंने आपको चूल्हा चौका में ना होता ना, पसंद से खिलाना, उनको ड्यूटी भेजना, वो तो लाइफ जिया ही नहीं हमने, कभी जिया ही नहीं वो लाइफ कि हस्बैंड का पसंद का कुछ मैंने बनाया है। आज जो सबके लिए बन रहा है वो सबका पसंद है। फिर वही क्रॉस लगा, फिर मैंने हस्बैंड को बोला अब तो तुम्हें बिल्कुल पढ़ना है, और लेटर याद है ना जो मैंने लिख के दिया है, वो मेरे पास है, वो लेटर निकालता हूँ, है ना। अब तुम्हारे, हाँ, वो कहाँ है वो लेटर अब तुमसे नहीं, मैं दिखाऊंगा वो लेटर तुम्हें कि तुम्हें पढ़ना है, अब मुझे पढ़ाना है, वो तुमको पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये क्या है, ये तो सब्सिडरी पेपर है और इसके लिए तो ऐसा नहीं है तुम्हारा ईयर बर्बाद हो रहा है, ये तो तुम अगले महीना हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तुम उस पर बैठो और क्लियर करो
और फिर मैंने बैठा और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हो गई और फिर मेरा एजुकेशन फिर चलता रहा। तो एक बार दिमाग में उस लिए आया ना कि सबको मैं देख रही थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ लोग को देख रही हूँ और सब अपने भी जो घूम रहे हैं, कैसे साथ में है, कैसे सब मेरी फ्रेंड की भी शादी हो गई, सब अपने हस्बैंड के साथ हैं और मैं ही मतलब पढ़ाई के चक्कर में नहीं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो एक टाइम वो था और वो भी इसलिए आया ना कि मैं फेल हो गई, मुझे भी लगा कि फेल हो गई तब छोड़ो पढ़ाई लिखाई अब नहीं करना है, बराबर है। वो आया था। बट आपके साथ गौरव था, मतलब आप हाँ। तब गौरव था, तो कितने साल का था जब ये सब बीएससी में जब आप फेल हुए थे तब? अंकित हुआ था उस टाइम, अंकित वॉज अच्छा, दूसरा भी बेटा था और बड़ा बेटा उस टाइम था 2.5 साल का और अंकित हुआ था। और आप जब मेरा फॉर्म भर के मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना और गौरव आया था और जैसे मैंने डिलीवरी किया था और तुरंत मेरा एग्ज़ाम था और मेरे हस्बैंड जब आए तो वो 1 महीना की छुट्टी उन्होंने बढ़ाया और सारे घर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और 2 सीटिंग होते थे। फर्स्ट में मतलब पेपर 1 फिजिक्स, पेपर 2 केमिस्ट्री, पेपर 1 केमिस्ट्री, पेपर 2 ऐसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब दोनों सीटिंग आपका मतलब अभी मैंने डिलीवर किया है और बच्चे को मैं फीड कराती हूँ। स्टेज था कि मैंने गौरव को ऐसे लेकर और रात में कोई ब्रेक नहीं, मतलब डे का भी ब्रेक नहीं। तो आज मैं पढ़ रही हूँ और 5 बजे लौट रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे जा रही हूँ, फिर मेरे हस्बैंड, मेरे घर में बहन, ये सब बच्चे को रख रहे हैं। तो घर और परिवार सब मेरे साथ लगे हुए थे। मतलब जय, मैं नहीं समझा, आप गौरव जस्ट डिलीवर, मतलब गौरव 2.5 महीने का था, ऑफ कोर्स आपको फीडिंग तो कराना है, तो आप उस वक्त बीएससी की एग्जाम दे रहे थे या पढ़ रहे थे? अच्छा, ऑफ कोर्स इन शॉर्ट पढ़ रहे थे। लेकिन पढ़ाई कैसे हुआ ना, वही मैं बता रही हूँ कि कभी हस्बैंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमेशा तो एग्जाम के टाइम नहीं आएंगे ना। तो बच्चा रो रहा है तो आपका एग्ज़ाम भी है तो आप गोद में ही लेकर उसको फीड भी करा रहे हो, उसको सुला रहे हो एंड पढ़ भी रहे हो। और कभी कभी ऐसा पढ़ना पड़ता था, जैसे एमएससी में मैं कैसे पढ़ती थी कि बच्चा मेरा नीचे है, मतलब नीचे, और मैं ना घर पे मायके पे या ससुराल पे मैं छत पे चली जाती और मैं दिन भर छत पे रहती, पता ही नहीं चलता बच्चों की मम्मी नहीं है घर पे। तो बच्चों का भी बहुत सैक्रिफाइस रहा, मेरा भी रहा। कितना साल का था वो? तो छोटा ही था ना, तो अंकित को नीचे रख के अपने छत पे पढ़ाई करने चले। हाँ, तो इस तरह से एमएससी के टाइम पे तो 2 साल 1.5 साल का था अंकित, 1.5-2 साल का था, 2 साल होने वाले थे उसको। और बहुत सपोर्ट बाद में पढ़ाई की वजह से ही, जब जिद पे थे तो इसी तरह से सब हैबिचुएट भी हो गए, सारे लोगों का सहयोग रहा। बच्चे का ख्याल में भी जैसे मायका हो, हाँ, बच्चे का ख्याल दोनों रखते थे, दोनों परिवार रखते थे और इस तरह से चला। ऐसी कौन सी चीज़ थी जया जो आपको पढ़ने के लिए आपकी इच्छा को हमेशा जगाए रखती थी? मतलब व्हाट वाज दैट थिंग दैट कीप यू ऑलवेज ऑन टू स्टडी? डू यू वांट टू लिसन माय डियर लिसनर्स? सुनते हैं। क्योंकि मेरा जो गांव है और मेरा जो घर है, हम लोग फर्स्ट जनरेशन थे, तो क्या हमारा जनरेशन, जब मैं एमएससी करूँगी तो मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे कितना पढ़ेंगे, मैं अगर आगे पढ़ूंगी तो मेरे बच्चे और कितना एजुकेशन लेंगे। तो वो थिंकिंग और हस्बैंड का भी यही थिंकिंग था, हम दोनों की थिंकिंग बहुत सिमिलर थी कि वो भी यही चाहते थे कि मैं नहीं पढ़ सका। मैं कभी कभी उनको बोलती ना कि इग्नू से तो आप भी पढ़ सकते हो, इग्नू में एडमिशन ले लो ना, आप कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, आई कम है अभी आपका। तो बोले कि हमारा जो लाइफ है ना, जो हमारा हम लोग का जो काम होता है उसमें मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ। और मैं पढ़ने का मन होता ना तो मैं फ़ौज में नहीं आता, कहते मुझे कि मैं कोई और काम करता, फिर मतलब कुछ और कर लेता। तो मुझे उतना रुचि भी नहीं है और मेरा जॉब हो गया फ़ौज में, और फ़ौज का जितना हार्ड काम होता है, हम लोग का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर नहीं कर पाता मैं। और वो ना मुझसे बहुत कम शेयर करते फ़ौज की डिफ़िकल्टीज़। जब एनएसजी में थे, एनएसजी में आपको पता होगा कि ये 5 डिफ़िकल्ट और मोस्ट पावरफुल ये फोर्सेस में है, जिसमें कोबरा आता है, पैराशूट रेजिमेंट आता है, एनएसजी आता है। तो एनएसजी में भी आप देखेंगे कि सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं है कि आपको उसमें हो जाएगा।
ये इसमें आर्मी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, जितने भी हैं उसमें से ना बेस्ट को चुना जाता है, छांट कर लाते हैं और फिर उनका टेन्योर होता है। पहले 1 साल के लिए रखेंगे, आप में नहीं है तो 2 साल के, फिर 3 साल ऐसे बढ़ाते हैं। और फिर आपको उससे ना इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्टर अलग बन जाते हैं, फिर फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। इनका भी आया था फॉरेन के लिए, इनकी इंग्लिश नहीं थी ठीक, तो फिर नहीं गए। बट मैंने देखा इनका पीठ छिला हुआ, मतलब ऐसे ना बालू रेत के पीठ में लेकर चढ़ना उतरना, तो पूरे किसी ने मारा हो, किसी ने बहुत ये किया हो ना, तो पूरा पीठ छिला हुआ मैंने देखा है। और जिस पीरियड में मैं गई थी एनएसजी में इनके साथ 2 महीने रहने के लिए, तो मैंने इनका देखा था। उससे पहले प्लेन हाईजैक हुआ था 99 में ना, कंधार वाला, कंधार। तो उसके बाद एनएसजी को इन्वॉल्व किया गया था एज अ ड्रिल, एज अ ट्रेनिंग, कि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा प्लेन हाईजैक होता है तो किस तरह से एनएसजी उसमें उसको बचा सकता है, हेल्प कर सकता है, इस तरह। तो उनका ना उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। और ये जब उसमें रहते थे तो मैं देखती थी कि इनका ब्रीफ केस है, इनके पैर में जो जांग से लेकर घुटने पर नीचे तक ना इलास्टिक बंधा होता था, और सब में वेपन्स रहते थे, चाकू के अलग अलग टाइप, गन। और एक ब्रीफ केस होता था, लगेगा ही नहीं, वो लगता था कि ऑफिशियल ब्रीफ केस है। उसमें भी ना पूरे आपके जो क्लोरोफॉर्म और इस तरह के परफ्यूम, तो मुझे कभी बोलते थे ना खोल के सूंघ मत लेना, ये नहीं यही रहोगी। फिर वो डांगरी, मैंने ना उनको यूनिफॉर्म में कभी नहीं देखा था। जैसे छुट्टी आते थे तो सिविल यूनिफॉर्म में, छुट्टी जाते थे तो जब आप 2 महीने आप उसके साथ रहे तो आपने देखा करे तुम्हारा काम तो ये है, आप ये काम करते हैं। हाँ, फिर मैंने वो करीब से देखा। और मैंने जो यूनिफॉर्म में ना, मैं पहले भी बोलती थी कि आप यूनिफॉर्म में आना, मुझे यूनिफॉर्म में देखना। तो मुझे बोलते कितना यूनिफॉर्म पहनता हूँ दिन और रात वहाँ, तो इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ। और शुरू से आया नहीं, तो अब वैसे जाता भी नहीं हूँ। तो मुझे मौका मिला तो वहाँ तो एनएसजी का अलग यूनिफॉर्म होता है, एनएसजी का एक डांगरी होता है, वो अलग होता है यूनिफॉर्म। वो आपका ऑलिव ग्रीन नहीं रहता है, वो किसी एक दिन पहनना होता है, अदरवाइज उनका ना देखोगे आपके अलग ही होता है वो। और ये बहुत मतलब इस कमांडोज होते हैं। यस, कमांडोज, एनएसजी कमांडोज। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था इसका इम्पोर्टेंस, इवन कमांडो क्या है या एनएसजी क्या है। मैं तो बस सोचती थी कि चलो फौज में ऐसे। छोटा बेटा ना थोड़ा सा मेरा वो उसको अट्रैक्ट है वो फौज की तरफ। सीडीएस भी क्लियर किया, एनडीए के लिए भी किया, लेकिन नहीं कर पाया। सीडीएस में उसने क्वालिफाई किया था रिटर्न, एफकैट कर लिया, बट उसका इंटरव्यू में कहीं रुक रहा है वो। तो उसने ना बहुत स्टडी किया है, बहुत सारा चीज़। मुझे नहीं इतना फौज के बारे में नहीं पता ना, उसको उतना पता है। तो जब वो फोटो देखा ना एक यूनिफॉर्म में, और अरे ये तो कमांडो, पापा कमांडो में भी थे क्या? फिर मुझे पता चला, अभी हाल की मैं बात बता रही हूँ, 2 साल 3 साल पहले, तब मुझे लगा कि अरे एनएसजी का इतना मतलब ये है, मेरे हस्बैंड एनएसजी में थे, अच्छा मतलब ये रोल में थे, मुझे नहीं पता था। ये काम करते थे। मतलब यहाँ आना एक बहुत बहुत बड़ा ख्वाब भी होता है कि मैं एनएसजी में रहूं, एनएसजी का मेंबर बनूं। तो वो ये थे, और मैंने उस टाइम उनको देखा। और मेरा स्ट्रगल था ऐसे ही। जब आगे मैं अगर कहानी बढ़ाती हूँ तो ये जितना मैं दोनों बच्चे हो गए, मैं अब एमएससी में थी, अब मेरा पढ़ाई ख़त्म होता, तो मुझे वो बोल रहे थे कि या तो बीएड कर लेना, कराऊंगा, या कुछ। क्या बात है? कौन, आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बोलते थे हाँ कि बीएड कर लेना या टीटीसी कर लेना, टीचर ट्रेनिंग कर लेना, इसके बाद आफ्टर एमएससी। अच्छा, मतलब आपको टीचर बनना था, आपके हस्बैंड राज ने सोचा था कि नहीं आप? उन्होंने सोचा ना कि दिस विल बी टीचर लेडीज़ के लिए इसलिए अच्छा है कि वो बच्चों को भी समय दे पाएगी और पढ़ाई से भी जुड़ी रहेगी। वो आपका पूरा करियर एक लाइफ बना के गए। मुझे हाँ, नहीं आता। वो खुद एमएससी करवाया, फिर मेरे साथ रहना। वो होता है ना जया, नई शादी होती है, नहीं आप लोग ये तो पूरी शादी नई ही है। हाँ, बच्चे होना कभी कभार मिलते हैं, बट फिर भी उन्होंने वैसा नहीं सोचा कि जया चल मेरे साथ थोड़ा टाइम बिता। कुछ लोग हस्बैंड कहते हैं ना वाइफ को, तू मेरे को टाइम ही नहीं देती है। हाँ। आपके हस्बैंड हमेशा सोचते थे तू वहां रहे, दूर रहे, मैंने जो लेटर लिखा था तुझे पढ़ाऊंगा, तू पढ़। और अभी वो सोचते तुझे टीचर बनना है। मुझे मतलब वो सोच परेशान कर देती। मैं सोचती हूँ ना कि हमारा क्या होता है ना, जैसे हम जुड़े ही थे क्या इसलिए कि वो मुझे मेरा एजुकेशन, मेरे पापा नहीं करा पाते साइंस में,
वो उतनी पैसे नहीं थे, उतने फ़ी नहीं दे पाते। साइंस के लिए आपको और भी चाहिए, ट्यूशन भी चाहिए, फिर कभी आपको बुक्स चाहिए, एप्रन चाहिए, फिर आपको लैब का अलग चाहिए। वो आर्ट्स में उतना खर्च नहीं है, तो मेरे पापा नहीं पढ़ा पाते, मुझे पता है। और मैं नहीं ऑप्ट करती साइंस अगर मैं आगे कंटिन्यू करती तो, कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद था, तो मुझे हिस्ट्री हॉनर्स लेकर पढ़ना था। और वैसे साइंस तो है, देखो साइंस इसलिए भी लिए ना, साइंस का एक उस टाइम पे ना ये भी था, साइंस के स्टूडेंट है, मतलब साइंस के स्टूडेंट है, वो वाला। सीधी बात है। हाँ, वो बहुत मान था। बहुत बहुत। तो बराबर। मेरे हस्बैंड जो थे ना उसमें वो थे, तो मुझे लगा 7 साल का हमारा मैरिड लाइफ रहा, और 7 साल में ISc 2 years, BSc 3 years और MSc 2 years। तो बस मेरे एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट कराया, और मुझे वो देकर गए ना, वो बेस, वो चीज़ की, उसके बदौलत ही मैं आज जो हूँ। वो नहीं रहता, वो एजुकेशन नहीं रहता, तो वो जो 3 टोकरी बनते थे ना, छोटी के लिए भी एक टोकरी सब्जी बेचने के लिए, तो मैं ना सब्जी ही बेचती, अब बेचना ही पड़ता। और ऐसा नहीं, काम छोटा नहीं होता है, कैसे चलेगा। हाँ, काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। और वो तो एक्स्ट्रा था ना हमारा, वो तो एक्स्ट्रा इनकम होता था घर का। ऐसा नहीं है, फादर इन लोग कर ही रहे थे, हस्बैंड भी कर रहे थे। जीते थे आप। हाँ, वही गांव में रहते थे, वही काम करते थे, वही करते। और अब तो मुझे लाइवलीहुड के लिए भी करना पड़ता, पेंशन से हो पाता नहीं हो पाता, आई डोंट नो। बट अभी क्या है कि आपने मतलब जितने मैं देखी, अपने पैर पे खड़े होना, पैसे की अहमियत है लाइफ में, ऐसा नहीं है पैसा चाहिए आपको, तो फिर वो कहाँ से आता, कैसे होता। तो कहीं ना कहीं फिर एक स्ट्रगल हुआ। फिर तो हस्बैंड ने बोला टीचर ट्रेनिंग, तू टीचर बन, अभी तुझे बीएड करना है। हाँ, इसके बाद तुम्हारा व्यू है कि तुम्हें बीएड करना है। तो अब एमएससी जब आपने फिनिश किया, एमएससी भी जब आपने पास किया। नहीं, एमएससी मैं पास नहीं कर पाई ना उनके रहते हुए। अच्छा, ठीक है। जब मैं एमएससी फाइनल ईयर में थी उस टाइम, और मेरा फ़ोन ना उनके घर में भी आता था। एमएससी में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, ट्यूशन ज्वाइन किया था एक प्रोफेसर के घर पे। तो मैं वहाँ आती थी, तो मुझे कुछ कन्फ्यूज़न डाउट रहता था कुछ सब्जेक्ट्स में। तो सर, मैंने जो स्पेशल पेपर लिया था एंटोमोलॉजी, तो वो सर उनके घर में जाती थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जाते थे। और उसका रूट ना अलग से था, वो रूट को जो ज्वाइन करता था, वो ब्रिज ना कुछ दिनों के लिए टूट गया था। तो कभी कभी जैसे मुझे फेवर देर हो जाता था, मैं भैया को बोलती, तो भैया भी गुस्सा होते हैं, उतना दूर कोचिंग ट्यूशन क्यों लेना है जब सुविधा नहीं है। तो मैं ना कोशिश करती कि मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, खुद ही अपने से चली जाऊँ। मतलब वो देख कर ना कि सबको कोई मेरे लिए क्यों करेगा ना, मैं खुद ही करना है मुझे, रास्ता निकाल दिए। हाँ। तो वो सब भी मैंने देखा है कि वो मुझे पता चलता था। और उनके जाने से पहले ही लोगों का ऐसा ऐसा एटीट्यूड मैंने देखा है ना कि मैं कर रही हूँ तो इट्स ओके, ऑल विथ मी, जितना ही है, लेकिन अलग से टाइम देना या टाइम निकाल कर मेरे लिए करना, मेरे साथ चलना, वो नहीं कर पाते थे लोग। तो मैं वो उसमें एक लर्निंग था मेरा। और सर के यहाँ भी ना मेरा फ़ोन आता था मेरे हस्बैंड का। तो मैं अपने मायके में थी, और मैं अपने प्रोफेसर के यहाँ गई हुई थी, तो वहीं फ़ोन आया सुबह, और बोले ना मेरा प्रमोशन हुआ है। वो लांस नायक थे, सिपाही से लांस नायक, एंड देन नायक बनने वाले थे, नायक बनने वाले थे। और आपका NSG के बाद उनकी पोस्टिंग RR में हो गई थी, 5 RR में, राष्ट्रीय राइफल। तो ये राष्ट्रीय राइफल बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, और हर फौजी को लगभग ना ये RR काटना ही पड़ता है, ये RR की ड्यूटी देनी ही पड़ती है हर फौजी को। तो वहाँ, और ये NSG में थे, तो NSG के बाद गए थे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको लोग अलग से देखते थे। वहाँ जब है बहुत सेंसिटिव एरिया, और इनके साथ जो थे उस दिन लड़ाई में भी, वो भी बताते हैं ना कि राज ऐसे थे, राज में बहुत मतलब आगे से मतलब लड़ने के लिए और हर चीज़ लेने के लिए तैयार रहते थे। तो उस दिन मुझसे बात की है पहले मुझे कि मेरा प्रमोशन हो गया है, और मैं 7 तारीख को घर आ रहा हूँ, और अपने सामान वगैरह खुद पैक, क्योंकि इनका जो टेन्योर 2 years का था ये ख़त्म। टेन्योर 2 ही साल का होता है RR में, तो ये 2 साल का टेन्योर भी इनका ख़त्म हो गया था, और ये खुद घर आने वाले थे। तो राइफल्स में भी 2 साल खत्म कर दिया। हाँ, 2 साल होकर अब इनको आना था, और हमारी जो यूनिट थी वो राजस्थान में थी उस टाइम, जो पेरेंट यूनिट है, वहाँ आकर इनको ज्वाइन करना था। तो जब वो RR में थे, हमसे बात हुई, वो सारा हाल चाल लिया। मेरे फादर इन लॉ भी गुजर चुके थे कैंसर से ना, उनकी डेथ हो चुकी थी।
तो वो भी मेरे हस्बैंड पूछते थे हमको कि माँ कैसी है, अब तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और उनको तंगने अभी मैं ना, मेरा जैसे ही पीस पोस्टिंग आ जाएगा यहाँ राजस्थान, फिर ना माँ को लेकर हम लोग आ जाएंगे, हम लोग माँ के साथ अपना इधर रहेंगे, अब मेरा फैमिली लाइफ भी शुरू होगा। ऐसे करके हमारी बात हो रही थी। फिर ना बोले ना कि आज ना उनको मीठा पसंद नहीं था और मुझे मीठा पसंद था, तो वो बोले ना कि आज ना मैं जो मीठा खाऊंगा, मेरा प्रमोशन भी हो गया, मैं घर आने वाला हूँ और मुझे मीठा पसंद नहीं है, बट आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मीठा खाऊंगा आज। ऐसे बोले। मेरे सर से, मेरे प्रोफेसर से भी बात की है कि कैसे हैं सर, कैसा चल रहा है इसका पढ़ाई, ऐसे सब बढ़िया, ये वो सब बात हो गई सर से भी। शाम को फिर फ़ोन तो ऐसा मुझे पता है कि घर में ऐसा आता नहीं है इनका फ़ोन, तो फिर आया नहीं। नेक्स्ट डे 2 बजे मेरे घर पे फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने वो फ़ोन किया था, तो मैंने ही उठाया था उसको। तो वो मुझे बोले ना आपसे बात नहीं करना है, भैया हैं क्या? तो मैं बोली ऐसा क्या बात हो गया कि मुझसे बात नहीं करेंगे, भैया को ढूंढ रहे हैं। और मैं ना कॉलेज से आके खाना खाने के लिए मैं सोच रही थी, तो फिर एमएससी के सेकंड ईयर में थे। हाँ, एमएससी सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में थे। तो फिर मैंने खाना खाने के लिए मैं फ़ोन पकड़ा दिया, भैया को बुला। भैया भी बोले ना कि चाचा को बुलाओ, को सुन लिए, भैया को पता चल गया। और वो बोले चाचा के घर में ही फ़ोन था, तो चाचा को बुलाएं। अब चाचा भी ना सुन लिए, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद चाचा हाँ हाँ करके जवाब दिए। उसके बाद ना चाचा गए और चाची को बोलते हैं ना कि इसको ले जाओ, पहले खाना खिलाओ इसको। तो मैं बोली कोई पूछता नहीं है कि मतलब खाना खा लो अलग से, अभी ये बोल रहे हैं पहले खाना खा लो, ससुराल जाना पड़ेगा। बोले ससुराल क्यों जाना पड़ेगा? मैं थोड़ा डाउट कर रही हूँ कुछ कि क्या हो गया, कुछ हुआ कुछ नहीं। अब भैया ना आंसू भर लिए भैया, पर बता नहीं रहे हैं। फिर वो पापा के पास गए, फिर ना माँ लोग को पता चला कि वो नहीं है, गोली लगी थी एंड शहीद हो गए। ये इन लोग को पता है, पर मुझे इन लोग नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब सब हम लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं ससुराल जाना है। फिर तुरंत जिस तरह से ना मेरा खबर है पूरे मोहल्ले में फैल गया, और मैं मायके में थी, दोनों बच्चे को तैयार किया गया और हम लोग फिर वहाँ से ससुराल की तरफ हम लोग आए। कितने साल के बच्चे थे? वही 5 साल 2 साल, 5 साल का गौरव था, 2 साल का अंकित था, 2.5 साल बोलो। फिर वो जब हम रेडी होकर हम लोग जब ससुराल की और आने लगे, तो आए तो देखिए बहुत भीड़ है, लोग भरे हुए हैं, पर अभी भी मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्यों इतने लोग क्यों आए हैं। तो पापा ने मुझे बताया ना, मैं बहुत जिद कर रही थी, कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। तो पापा बोले कि नहीं वो कल रात में ना वो लड़ाई हुआ था, तो उनको गोली लगी है, बट वो ठीक है, गोली निकाल दी है, बट वो ठीक है, उनको दिल्ली लाया जा रहा है। तो मुझे भी फिर थोड़ा लगा कि वो ठीक है, ये सोचकर मैं बहुत मतलब भगवान को थैंक्स बोल रही हूँ कि हाँ, कि रिलैक्स हो गए, कि पैनिक नहीं किए, कि वो ठीक है। बट क्या हुआ ना कि 4 जून को हुआ था, 5 को हमें खबर आया, और 5 को ही मतलब खबर होने के बाद कि वो आना है, तो पता चला कि आज नहीं आएंगे, वो फ्लाइट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो 7 को आएंगे मतलब। और सोचिए वो बोले थे हमको 7 को आएंगे ना उस दिन फ़ोन पे, कि पैक मैंने सारा, हाँ, और 7 को ही 4 और 7 को ही वो आए, बट वो आए दूसरी तरह से। फिर भी मुझे ये लोग पता नहीं चला। और फिर मैं बोली ना कि मतलब मैं रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, मुझे बात करना है, उनका यूनिट पे बात करना है, कैसे हैं। तो फिर मैं गई, फ़ोन के पास ही सोए रहते थे कि अब मैं फ़ोन आएगा, तो कोई फ़ोन नहीं करता। तो STD नहीं था हमारे घर पे, तो लैंडलाइन था। तो फिर मुझे फ़ोन करना था RR में, तो मेरे जाने से पहले ही ये लोग, पता था आपको? हाँ, मुझे नहीं पता था, घर में सबको पता था। और फिर मुझे बताया नहीं लोगों ने, और मैं RR के CO को फ़ोन करने के लिए मैं गई ये STD। फिर मैंने STD से कॉल लगाया ना, तो मेरे से पहले ही घर वाले लोगों ने दूसरी जगह से जाकर फ़ोन कर दिया कि उनकी वाइफ फ़ोन करेगी अभी, और मैंने नहीं बताया, हम लोगों ने नहीं बताया है अभी। तो फिर वो लोग भी नहीं बेटा सब ठीक है, सब अच्छा है, अभी हम लोग उनको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, फिर वो उनको हम लोग रांची MH में शिफ्ट कर देंगे, तो आप भी मिल लेना वहाँ से। इस तरह से मुझे क्या, न्यूज़पेपर भी आया तो ना वो लोग पेपर हटा दिए उस पेज को, उसको पूरे ना हमारे रांची में बात फैल गया, पूरे झारखंड में CM और ये सबको, सिर्फ मुझे पता नहीं है कि बाद में बताएंगे ऐसे या कुछ हो जाएगा इसको।
फिर नेक्स्ट डे 7 को फिर अगेन ना मैं आंख बंद करके पूरे रोड पे इनका बैनर और राजकुमार अमर रहे ये लगा हुआ है, बट मैंने आंख ही नहीं खोला, कहीं कुछ देखा ही नहीं मैंने। फिर घर पे भी आपकी आशा थी कि मेरे राज हाँ, फिर मैं ने वादा सोची किया था, बिल्कुल आप सोच रहे थे कब आ रहे हैं। कब आएंगे, और वो बोले हैं ठीक है घायल है बट वो आ तो रहे हैं ना, ये मैं सोची हुई थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी पीजी में, हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है, उसके मौसा जी थे दूरदर्शन में, तो उन लोगों को भी पहले से पता चल गया था कि वो नहीं है। अब मेरी फ्रेंड को बोला गया कि तुमको ही बताना है जया को, हम लोग नहीं बताएंगे, कि मतलब तुमको ही उसको संभालना है और बताओगी भी तुम। तो फिर वो लोग हमसे तो अच्छे से बात कर रही थी सब कुछ, लेकिन ना जब हम लोग थे और उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गए, हम मेरी स्थिति नहीं थी, 3 दिन हो चुके थे, तो ऐसे ही खाना पीना और ये नहीं, तो मैं बहुत वीक सा थे, तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मुझे नहीं ले गया ये लोग एयरपोर्ट, और मेरी फ्रेंड ना साथ में आई, वहाँ से एयरपोर्ट से साथ में आई, और उससे पहले ना मुझे पता चल गया ऐसे कि एक जेंट्स आकर बोले कि सब कोई चला गया है प्लेन के लिए, और आम की लकड़ी कटी हुई है उसको पहुंचाना है शमशान पे। वो लाइन सुने ना हम, उसके बाद तो फिर मेरा मतलब ये हो गया कि नहीं वो नहीं है, और ऐसा हो गया है। फिर मैं खूब मेरा मतलब उस टाइम मैं फूट के फिर रोने लगी बहुत ये से। फिर मीडिया वाले भी आ गए, कोई बच्चों को पूछ रहे हैं, कोई इधर, मतलब घर की स्थिति अलग, जबकि मेरी सासू माँ भी सब बहुत स्ट्रांगली फेस की, मतलब कोई हमको जानने नहीं दिया, सासू माँ से लेके माँ, उनका बेटा चला गया लेकिन माँ भी नहीं रोई कि बहू ठीक से रहे। तो मैं माँ को भी सोचती हूँ कभी कि माँ मेरी कितनी स्ट्रांग थी, मेरी सासू माँ कितनी स्ट्रांग है, कि मतलब उनका बेटा नहीं है, उनको भी वीर माता कहा जाता है, तो सही में माँ मेरी वीर माता है। और हस्बैंड नहीं है, बेटा चला गया, बीच में उनको डाइन के लिए भी बोल के उनको परेशान किया लोग। लेकिन मेरा ना फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, मतलब लेटे होंगे बाहर, उनको लेकर मैं सोच रही हूँ मुझे भी अब डाइन कहेंगे गांव वाले। अब तो मैं विधवा हो गई हूँ, अब तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और ना मेरे मन में अलग अलग सवाल आने लगे, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या फ्यूचर होगा, हम लोग जिए हैं, कब जिएंगे हम लोग हस्बैंड वाइफ कब रहें, कब बने, कब ये, और ये चले गए छोड़ के। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, और लग नहीं रहा कि अब फ्यूचर मेरा कुछ होगा। मतलब हम लोग जहाँ से शुरू किए वहीं ख़त्म हो गया मेरा, और मतलब हमको छोड़कर चले गए। एक बार भगवान हमको चांस दे देते ले जाने से पहले, बहुत सारे मतलब भगवान से भी क्वेश्चन होने लगा कि एक बार हमको बोलते कि तुम बात कर लो, इनको जाना है, या फिर हमको बोलते कि बच्चे छोटे हैं हमारा, तो हम लोग तभी बढ़ना शुरू किए हैं, बच्चा एक स्कूल भी नहीं जाता है, शुरू होना था हमारा। थोड़ी सी सेटल हो गई थी, अब जीना शायद अच्छा लगता था अगर वो रहते थे। हाँ, तिरंगा लपेट के आए थे उनसे। तो फिर हम उनको जब हमारे बताया ना, हमारा सर बहुत संकरा था ना घर, जहाँ मतलब बाइक नहीं हट सकता था, तो वो नहीं, ये लोग बाहर ही एक स्टेज था जो हम लोग मीटिंग करते हैं गांव के लोग, वहाँ रखा गया। फिर मेरी सासू माँ का कहना था नहीं उनको घर लाओ, वो घर आएगा, उनको घर में रहना चाहिए, वहाँ वो यहाँ लिटाना होगा। फिर उनको लाया गया वहाँ, और मैंने मतलब उनको लोग बहुत हिम्मत दे रहे थे कि लास्ट एक बार देख लेना है, और लास्ट मिल रहे हो तो मतलब अच्छे से इनको विदा करना है। बहुत हिम्मत बटोरे, इसलिए बटोर पाए कि लोग जो आपके साथ खड़े थे, गांव वाले आपके साथ खड़े थे, मतलब ऐसे जो है ना, डेथ किसकी निश्चित नहीं है, कोई भी चला जाएगा, एक दिन हम भी जाएंगे, पर इतने ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े हैं ना, ये कौन खड़ा रहता है, फौज आपके साथ खड़ी है। और जो सम्मान, राजकुमार अमर रहे, राजकुमार जिंदाबाद, मतलब पूरे गांव के लिए तो बहुत शोक की बात है बहुत, लेकिन जो गर्व वो देकर गए ना, वो गर्व
कहीं ना कहीं हमें थोड़ा खड़ा करता, फिर हम टूटते उनको देखकर, कैसे जिएंगे, कैसे होगा, सब खत्म। लेकिन फिर ना वो गर्व आ जाता, फिर आप टूटते, मतलब जब उनके रहते तक। और ऐसा लग रहा था कि आज के लिए तो मेरे पास छोड़ दो, मतलब वो आज के लिए तो मेरे पास रह जाते हैं यहीं ऐसे ही। लेकिन इतने करके आए हैं तो बस उनको थोड़ा वहीं पर मतलब उनको लाया गया, खोला गया, और कॉफिन में थे, तिरंगा था, दो तिरंगे, एक ऊपर लिपटा हुआ था, एक अंदर था। उसको निकाल के ज़्यादा रिचुअल्स हमें नहीं कराया गया वहाँ सारा। फिर उनको बोला गया वहाँ से लेकर थोड़ी देर के बाद उनको वहाँ से फिर गांव से लेकर जहाँ नदी है, हम लोग वहाँ बैठते थे उसी रास्ते पे, फिर उनको ले जाया गया नीचे जहाँ हम लोग हमेशा टहलते थे। हम लोग साथ जाते थे, आज वो अकेले जा रहे थे और हम लोग कुछ नहीं, हेल्पलेस। और उनका शरीर आप देखते ना, जो गोली बुलेट लगी थी वो सीने पे थी, कंधे पे थी, उनका पैर चित्थड़ा उड़ गया था नीचे पैर का, मतलब 5-6 गोलियां मैंने देखा उनके। और बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे लगा एक बार बोल देते ना। और बच्चे इतने छोटे कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब सब खत्म हो गया ऐसा लगा। उसके बाद फिर सारे रिचुअल्स होकर हम जब आ गए, मतलब वहाँ के बाद फिर हमें ना तिरंगा सौंपा जाता है ना, ये मुझे नहीं पता था। तो तब ना वो जो सूबेदार थे, एक स्टार था उनका, वो आए और बोले कि हम लोग ना तिरंगा नहीं जलाते बेटा, ये तिरंगा आपका है। और उस वक्त मैंने वो तिरंगा लिया ना, तो वो एक अलग गर्व था। और एक निशानी ना, अभी तक उनके शरीर की एक ही निशानी जो अभी तक हम लोगों के पास है, और वही स्मेल से हम लोग उसको धोए नहीं हैं। और मुझे लगता है ये दोनों बच्चों के लिए एसर्ट है। आज मेरे पास ये दोनों है, जब मैं नहीं भी रहूँगी तो ये दोनों बच्चों का एक तिरंगा पापा के याद का रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं इनकी शादी भी करूँ ना, तो ये तिरंगा रहे, लोग इसको जाने एज अ रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज़ मतलब फादर के लिए अभी भी है वो। और वो तिरंगा हम लोग को ना अभी भी, मतलब आपको एक स्मेल है, हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं, कभी कुछ होता है ना, तो उससे की जो हिम्मत मिलती है ना, जब आप देखते हो कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, वो कितना वीर होते हैं। वो घर परिवार सबसे पहला उनका अपना ड्यूटी होता है, वो देश होता है, हम बाद में आते हैं। ये बोलते भी थे कि देश मेरे लिए पहले है। वो हमेशा ना कसम परेड को याद करते हैं। हमसे जो बातें होती ना, जब हम लोग कभी बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, अपने प्रोफेशन को ही बात करते हैं लोग, आने वाली फ्यूचर को बात करते हैं। तो मेरा पढ़ाई बात होता, हमारा फ्यूचर बात होता, बच्चे बात होते हैं, और कुछ अपनी पहले की कुछ बातें बताते हैं। उसमें ना वो हमेशा कहते कि जब हम फौज में गया, उनके मौसा जी उनको छोड़ने गए थे, तो मैं घर से कभी अलग नहीं रहा, कभी नहीं। तो मैं जब घर से मैं यहाँ से जब गया वहाँ ट्रेनिंग के लिए, बरेली में इनका ट्रेनिंग सेंटर है, रेजिमेंटल सेंटर। तो जब मैं वो बात बताते थे ना, और कभी हमको रेजिमेंट बुलाया जाता है, तो मैं उसको एहसास करती हूँ उनको कि यहाँ ये ट्रेनिंग लिए होंगे, इस मैदान में फुटबॉल खेले होंगे, यहाँ वो शपथ लिए। तो वो ना कसम परेड को बहुत याद करते हैं। आप देखेंगे फौज में ना नाम, नमक और निशान, ये 3 चीज के लिए ना फौजी जान दे देता है। ये जो नाम होता है, निशान, नाम, नमक, निशान, आप ना गूगल भी करना, आप इसको देखना कि नाम, नमक, निशान, ये फौजी इसके लिए जीता है। अपने मतलब पलटन का नाम, अपने पलटन का जो नमक हो गया, उसके जो फ्लैग होता है रेजिमेंटल, उसके लिए। और नमक होता है देश का, और निशान होता है अपने जो फ्लैग का। तो ये नाम, नमक और निशान, रेजिमेंटल का नाम, उसका झंडा और देश, इसके ये प्रथम है इनका। और ये शपथ लेते थे, बोलते जब हम लोग जब हमारे पासिंग आउट परेड होती है ट्रेनिंग के बाद, तो ट्रेनिंग में जो हम लोग करते हैं जिस तरह से, और जब हम लोग शपथ ले लेते हैं ना, जो ओथ टेकिंग होती है पासिंग आउट परेड में, उसको कसम परेड बोलते हैं ये लोग।
अच्छा, तो उसको कसम कहते परेड, हैं। हाँ, तो वो कसम परेड के बाद ना देश पहला है। और जो मोटिव है ना, कैसे कोई मतलब गोली खा लेता है, कैसे बिना डरे वो आगे बढ़ता जाता है, सारे फौजी ऑफिसर्स जवान, उन हिम्मत कहाँ से आती है इनमें। तो ये जोश इनमें ना यही है, जब ये इस तरह के ट्रेनिंग लेते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं और इस तरह की जो कस्में होती हैं उसको निभाना जानते हैं। ये 3 शब्द इनके लिए शब्द नहीं होता है। हम लोग तो कितने सारे कुछ बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, हुआ नहीं हुआ, हम लोग सोचते भी नहीं, रीथिंक नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग रीथिंक नहीं, लोग जीते हैं, उन शब्दों को जीते हैं, अपने कर्तव्य को जीते हैं, हर चीज़ को वो जी कर करते हैं। इसलिए तो वो डट के रहते हैं ना, पीछे नहीं हटते, डरते नहीं हैं, निडर रहते हैं। तो वो कसम परेड की बात करते हैं। रेजिमेंटल सेंटर में भी ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, तो लोग इनको फुटबॉल से भी याद करते हैं। मैं अभी भी जाती हूँ, कभी हमको बुलाया जाता है, अच्छा तो वो राजकुमार ना बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता। इनके नाम से एक जो स्पोर्ट्स क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ नए रंगरूट जो ट्रेनिंग लेकर रुकते हैं ट्रेनिंग सेंटर में और अपनी यूनिट में, इनके नाम से वो बना हुआ है बिल्डिंग, वो नाम दिया गया है। इसलिए भी देते हैं ये लोग प्रेरणा लेने के लिए, अपने आने वाले जो जवान भाई होते हैं वो भी प्रेरित होएं, आगे बढ़ें। अंडमान में हमारा 50वां सालगिरह था अपने 12 जाट का, तो हम लोग गए थे, पूरे फैमिली को बुलाया गया था, उनके तरफ से सारा अरेंजमेंट था, फ्लाइट टिकट्स थे, एकदम बेटी की तरह बुलाए, बेटी की तरह विदा करते हैं वो, पूरे कपड़े वगैरह देना, बच्चों को भी दिया, वो सम्मान। ऐसा नहीं लगता है कि वो सिर्फ शरीर से नहीं है, वो हर तरह से हमारे साथ है। मैं यहाँ पे ये एपिसोड को एंड कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 था। पता है, जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ ना, तो लगता है बहुत सारा पढ़ना, जॉब करना, शादी करना, 1 या 2 बच्चे करना, बच्चों को खुशी देना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, विदेश जाना या विदेश में सेटल हो जाना, या वो स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूरोप में जाके फ़ोटो खिंचवाना और स्टेटस के लिए हर जगह रखना। पता नहीं कितनी ऑपोजिट ज़िंदगी है जब मैं ऐसे लोगों की बातें सुनता हूँ। वो 30 साल का हमेशा यंग रहने वाला राजकुमार मुझे सिखा के चला गया कि जिंदगी ना जिंदगी ना मर मर के नहीं जीते हैं, जिंदगी खुद के लिए नहीं जीते हैं। अगर खुद में ही पूरी दुनिया बसा लो ना, खुद में ही भारत देश, मेरी ये पलटन, मेरी ये सेना बसा लो ना, तब जिंदगी हम जीना सीख लेते हैं। मैं क्या बताऊं, कभी कभी ना, मैं तो ये पॉडकास्ट के जरिए किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ये तो पूरे देश के लिए जी के चला गया, जीते जीते अपनी जया को पढ़ाना भी सिखा के गया कि तू पढ़ना, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज और ऐसी ही जज्बे वाली कहानी सच में पसंद आती है या कहीं आपको सिखा के जाती है, तो जस्ट पुट रिव्यू, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो वहां पे कमेंट रखिए। हो सके ये एपिसोड को फैलाइए, मेरे साथ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो वहाँ पे ये एपिसोड को फैलाइए, ताकि ये राज और जया की कहानी हर दिल तक वायरल हो। और हाँ, लास्ट चीज़, अगर आप ऐसी ही कहानियों के बारे में अपडेट पहले जानना चाहते हो, बिहाइंड द सीन्स मेरे कौन से गेस्ट हैं उनके बारे में अगर जानना चाहते हो, तो ज्वाइन जज्बा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल के लिए इतना। जाते जाते मैं पार्ट 3 भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें जया MSc खत्म करके कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, वो कैसे झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में साइंस टीचर बनती है, हमको वो भी तो देखना है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी पार्ट 3 में आती है कि हस्बैंड जब गुजर जाते हैं और गोद में 2.5 साल और 3 साल के 2 बच्चे रह जाते हैं, उसको आगे जया कैसे लेके जाती है, कैसे वो पहुंचती है जहाँ पे आज जया मौजूद है। एक साइंस टीचर और एक बच्चा जो कॉलेज में है एज ऑफ नाउ, और दूसरा बच्चा IT कंपनी में जॉब कर रहा है। तो मैं वो बहादुर वीर नारी जया की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी पार्ट 3 में आपको सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।